हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम thenodehound.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म एक्सट्रैक्शन के बारे में, स्टारिंग क्रिस हेम्सवर्थ एंड रणदीप हुडा। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है और इसके स्पॉइलर फ्री रिव्यू का वेट कर रहे हैं तो मैं सिंपल भाषा में कहूँगा कि इट्स डाई हार्ड मीट्स टेकन मीट्स जॉन विक। इसका कास्ट, स्क्रीन प्ले और सिनेमाटोग्राफी कमाल की है, स्पेशली इसका कैमरा वर्क। कुछ एक्शन सीन्स तो इतने अच्छे से शूट किए हैं कि मैं बार बार रिवाइंड करके देख रहा था कि यार आखिर इन्होंने ये शूट कैसे किया। हैट्स ऑफ टू द कैमरा वर्क, सीरियसली। बहुत लोग इसके वन टेक एक्शन सीन्स की तारीफ कर रहे हैं, जिसे फिल्मी भाषा में वनर या लॉन्ग टेक शॉट्स भी कहते हैं। मतलब उस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि वो सिंगल टेक में शूट हुआ है विदाउट एनी कट्स और एडिट्स, और इसमें ऐसे सीन भर भर के हैं। तो बिलीव मी, अगर आप एक्शन मूवीज के फैंस हैं और स्टोरी से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा मतलब ये नहीं है कि इसकी स्टोरी खराब है, स्टोरी भी अच्छी है, बट ये एक एक्शन फ्लिक फिल्म है। मतलब मैक्सिमम टाइम स्क्रीन पर एक्शन सीन्स चलेंगे। तो जो लोग नहीं जानते, इस मूवी के स्टोरी के पीछे एवेंजर्स वाले रूसो ब्रदर्स का हाथ है। ये सियोदाद नामी ग्राफिक नॉवेल पर बेस्ड है, जिसके राइटर्स में जो रूसो भी शामिल हैं। बट मूवी के लिए इन्होंने ओरिजिनल स्टोरी में काफ़ी चेंजेस किए हैं, मतलब लोकेशन, साइड कैरेक्टर्स और एंडिंग वगैरह। और इस मूवी को रूसो ब्रदर्स और क्रिस हेम्सवर्थ ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन का बेसिक बैकग्राउंड। अब बात करते हैं इसकी मेन स्टोरी के बारे में। जिन्होंने अभी तक एक्सट्रैक्शन नहीं देखी है वो इस वीडियो को यहीं बंद कर दे, क्योंकि अब हम स्पॉइलर टेरिटरी में जाने वाले हैं। ये कहानी है टाइलर रेक नामी एक बैड एस मर्सनरी की। एक जानलेवा बीमारी से टाइलर के बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके मैरिज में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। टाइलर फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक ब्लैक मार्केट मर्सनरी बन जाता है। मतलब पैसा लो और उसकी मिलिट्री स्किल्स को यूज करो। जैसा कि मैंने कहा था, एक्शन फिल्म्स का मेन प्लॉट ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसकी कहानी भी बिल्कुल सेम है। दो देशों के ड्रग लॉर्ड्स के पर्सनल लड़ाई में एक मासूम बच्चा फंस जाता है, जब इंडिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के बेटे ओई महाजन को बांग्लादेश का ड्रग लॉर्ड आसिफ किडनैप कर लेता है। ओई के पापा जेल में होते हैं और पुलिस ने ऑलरेडी इसके सारे एसेट्स ब्लॉक कर दिए होते हैं। मतलब ओई का मरना तो तय है। ओई के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी साजू की होती है, प्लेड बाय रणदीप हुडा, जो एक एक्स स्पेशल फोर्स सोल्जर होता है। साजू फिर जेल जाकर ओई की किडनैपिंग की खबर उसके पापा को सुनाता है। मिस्टर महाजन फिर गुस्से में आकर साजू को बोलते हैं कि तुझे कुछ भी करके ओई को जिंदा वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरी सेटिंग लगाकर तेरी फैमिली को मार दूंगा। पूरी फिल्म में पंकज त्रिपाठी का बस इतना ही काम है। साजू के पास ओई को बचाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता, बट उसे अच्छे से पता होता है कि वो अकेले ढाका जाकर आसिफ के आदमियों से लड़ नहीं सकता। आसिफ की पहुंच बहुत अंदर तक होती है, वहां की पुलिस, गवर्नमेंट और मिलिट्री सब इसके जेब में होती है। मतलब ये काम इतना आसान नहीं है। साजू फिर डिसाइड करता है कि वो इस काम के लिए टाइलर और उसकी टीम की मदद लेगा। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि साजू चाहे कुछ भी कर ले, वो टाइलर की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। साजू फिर प्लान बनाता है कि वो छोटा एडवांस देकर पहले टाइलर को बुक कर लेगा। फिर जैसे ही टाइलर और उसकी टीम ओई को आसिफ के चुंगल से छुड़ा लेंगे, वो इन्हें धोखा देकर ओई को पर्सनली इंडिया लेकर जाएगा। साजू फिर निक खान को कांटेक्ट करके टाइलर को इस एक्सट्रैक्शन मिशन के लिए बुक कर लेता है। प्लान के मुताबिक टाइलर और उसकी टीम ओई को भगाकर एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर लेकर आते हैं। प्लान बहुत सिंपल होता है। टाइलर ओई को जंगल के थ्रू नदी के किनारे ले जाएगा, जहां पर उसके बाकी के टीम मेंबर्स बोट लेकर उसका वेट कर रहे होंगे। बट फाइनल डिलीवरी से पहले साजू को बचा हुआ बैलेंस पेमेंट करना पड़ेगा। साजू फिर इन्हें धोखा देता है और बोट में मौजूद टाइलर की टीम को मार देता है और खुद ओई को लेने जंगल में टाइलर के पीछे जाता है। निक समझ जाती है कि साजू ने इन्हें धोखा दिया है और फिर वो टाइलर को वहां से भागकर अंडरग्राउंड होने को कहती है। टाइलर और साजू के बीच फिर एक जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है, जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। फिर वहां पर पुलिस और आसिफ के आदमी आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों अलग अलग भाग जाते हैं। आसिफ ने सारे शहर में नाकाबंदी लगा दी होती है और इसके आदमी कोने कोने में जाकर टाइलर और ओई को ढूंढ रहे होते हैं। आसिफ छोटे और गरीब गली के लड़कों को उठाकर अपने गैंग में शामिल कर रहा होता है। टाइलर पर भी इसके एक छोटे बच्चों की गैंग का हमला होता है, जिन्हें यह आसानी से हरा देता है। बट उसमें से एक लड़का काफी खुददार और इगोइस्टिक होता है। ये लड़का फिर अपनी उंगली काटकर आसिफ के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक और चांस देना, इस बार मैं टाइलर को जरूर मारूंगा। आसिफ इस लड़के की हिम्मत देखकर बहुत खुश होता है और उसे एक एडवाइस और मौका दे देता है। टाइलर फिर पुलिस से बचने के लिए ओई को लेकर एक नाले में घुस जाता है और वहां से निक को कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि हमें बचाने के लिए गैस्पर को भेजना। गैस्पर टाइलर का पुराना दोस्त होता है, जो फिलहाल यहीं ढाका में रह रहा होता है। गैस्पर फिर टाइलर और ओई को नाले से निकालकर एक सेफ हाउस में ले जाता है, तो दूसरी तरफ साजू एक लॉज में जाकर अपने जख्म दुरुस्त कर रहा होता है। गैस्पर फिर टाइलर को बोलता है कि उसने आसिफ के साथ मिलकर एक डील कर ली है। गैस्पर ओई को मार देगा और बदले में आसिफ टाइलर को जिंदा छोड़ देगा और इन दोनों को $10 मिलियन का इनाम मिलेगा।
फिर टाइलर और गैस्पर के बीच हाथापाई होती है जिसमें गैस्पर की बंदूक गिरकर ओई के पास चली जाती है। ओई अपनी और टाइलर की जान बचाने गैस्पर को मार देता है। टाइलर फिर निक को कॉल करता है और उसे किसी तरह मनाकर एक फाइनल एक्सट्रैक्शन प्लान करता है, बट इसके लिए दोनों को पुल पार करके सिटी के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन पुल पर आसिफ के आदमियों की जबरदस्त नाकाबंदी होती है। टाइलर फिर साजू को कॉल करता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर देता है। प्लान यह होता है कि टाइलर पुलिस और आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करेगा और डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर साजू और ओई उस पुल को पार करके दूसरी तरफ निक से मिलेंगे। प्लान के मुताबिक टाइलर जाकर पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसका फायदा उठाकर साजू और ओई पुल पार करने लगते हैं। ये लोग आधा पुल क्रॉस कर लेते हैं, बट तभी एक ऑफिसर ओई को देखकर पहचान लेता है और सब इन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। आसिफ भी दूर से दूरबीन लेकर इस सारे मामले को देख रहा होता है। आसिफ फिर अपने कर्नल को ऑर्डर देता है कि और यूनिट्स लेकर पुल के पास पहुंचो। साजू ओई को एक वैन में छुपा देता है और अपनी मदद करने के लिए टाइलर को भी उस पुल पर बुलवा लेता है। टाइलर और साजू मिलकर फिर आसिफ की फौज का सामना करने लगते हैं, तो दूसरी तरफ निक और उसकी टीम भी पुल के उस पार पहुंच जाती है और वहां से आसिफ के आदमियों पर फायरिंग करने लगती है। निक फिर रॉकेट लॉन्चर लेकर आर्मी के एक यूनिट को उड़ा देती है, तो दूसरी तरफ साजू और टाइलर फुल जॉन विक मोड में चले जाते हैं। एक्सट्रैक्शन का हेलीकॉप्टर वहां पर टाइम रहते पहुंच जाता है, बट कर्नल साहब खुद स्नाइपर बनके मामले को अपने हाथों में ले लेते हैं और इस हेलीकॉप्टर के को पायलट को मार देते हैं और फिर एक्सट्रैक्शन का हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। कर्नल निशाना बनाकर साजू को भी मार देता है और फिर निक के हाथों मारा जाता है। इस लड़ाई में टाइलर बुरी तरह घायल हो जाता है और उसे अपने बेटे के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। ये चीज़ को याद रखना, टाइलर को जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं वो ब्लरी और आउट ऑफ फोकस हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। टाइलर फिर ओई को निक के पास जाने को कहता है और खुद पुल पर खड़ा होकर अकेला सबसे लड़ने लग जाता है। ओई निक और उसकी टीम के पास पहुंच जाता है, बट तभी एक गोली आकर टाइलर के नेक पर लगती है और ये गोली उसी बच्चे ने चलाई होती है। टाइलर फिर अपनी गर्दन पकड़कर ऊपर ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है और निक ओई को लेकर वहां से चली जाती है। टाइलर तो मर जाता है, बट ओई के एक्सट्रैक्शन का मिशन सक्सेसफुल होता है। इसके 8 महीने बाद हम देखते हैं कि निक एक पार्टी में जाकर आसिफ को मार देती है और सबका बदला ले लेती है। ओवी अब अपने पुरानी जिंदगी में वापस आ गया है। फिर एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि ओवी ऊपर से लंबी छलांग लगाकर स्विमिंग पूल में गिरता है और अंदर जाकर ख्यालों में गुम जाता है। जिनको याद होगा, इस मूवी में टाइलर का कैरेक्टर भी बिल्कुल ऐसे ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जब टाइलर अंदर पानी में जाकर अपने बच्चे को याद कर रहा था। ओवी फिर स्विमिंग पूल से बाहर आता है और पास खड़े टाइलर को देखता है और इधर फिल्म खत्म हो जाती है। तो क्या टाइलर जिंदा है? I mean, हमने इसकी बॉडी को नहीं देखा और हम जानते हैं कि उसे पानी में सांस रोकने की भी आदत है। वेल, आई थिंक इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक सिंपल और यस, टाइलर जिंदा है और 8 महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद मामला शांत होते ही वो ओवी से मिलने वापस आ गया। दूसरा और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, टाइलर जिंदा नहीं है। वो बस एक मेटाफोरिकल साइन था कि उसके मरने के बाद भी टाइलर हमेशा ओवी के जिंदगी का हिस्सा बन के रहेगा। और देखा कैसे इन्होंने लास्ट सीन में टाइलर को एकदम ब्लरी और आउट ऑफ फोकस रखा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे टाइलर को उसके बच्चे के फ्लैशबैक्स आते थे। आई थिंक इट्स अ सटल नॉट। ओवी को अब टाइलर के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या मैंने कोई इंपॉर्टेंट साइन या इन्फॉर्मेशन मिस कर दी? जो भी है, अपने सजेशंस और थियरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।